गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर नीलम, एसोसिएट प्रोफेसर, बनवारी लाल जिंदल कॉलेज तोशाम। स्टूडेंट्स, आज का ये जो हमारा टॉपिक है ये 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है कि नौकरशाही का अर्थ क्या है और नौकरशाही के मुख्य विशेषताएं क्या हैं। स्टूडेंट्स, शासन प्रणाली चाहे किसी भी प्रकार की हो, चाहे लोकतंत्रीय हो, चाहे तानाशाही हो, चाहे संसदीय हो, चाहे अध्यक्षात्मक हो, कोई सा भी रूप शासन प्रणाली का हो, उसमें नौकरशाही की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। नौकरशाही को असैनिक सेवाएं या लोक सेवाएं भी कहा जाता है। असैनिक सेवाएं किस लिए कहा जाता है? माने सेना में जो उच्च पद हैं उनको छोड़कर अन्य जितने भी उच्च प्रशासकीय पद हैं वो सारे नौकरशाही के अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए इसको असैनिक सेवाएं भी कहा जाता है। असैनिक सेवाएं माने सेना के अतिरिक्त, सेना के पदों के अतिरिक्त। नौकरशाही प्रत्येक प्रकार के शासन का प्रथम आधार होता है और नौकरशाही के बिना किसी भी प्रकार के शासन का संचालन करना संभव नहीं है। और इसी कारण से ही नौकरशाही को प्रशासन की रीढ़ की हड्डी कहा गया है। अब हम ये जानेंगे कि ये जो नौकरशाही शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। नौकरशाही हिंदी भाषा का शब्द है और इसको अंग्रेजी में ब्यूरोक्रेसी, BUREAUCRACY, ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। और अंग्रेजी भाषा का ये जो ब्यूरोक्रेसी शब्द है इसमें दो शब्द हैं, ब्यूरो, BUREAU ब्यूरो प्लस CRACY क्रेसी। इसमें ब्यूरो शब्द जो है वो फ्रांसीसी भाषा का है और जो क्रेसी शब्द है वो यूनानी भाषा का है। फ्रांसीसी भाषा में ब्यूरो का अर्थ होता है लिखने वाला डेस्क, और यूनानी भाषा से जो शब्द लिया गया क्रेसी, क्रेसी का अर्थ होता है शासन। तो इस प्रकार नौकरशाही का साधारण अर्थ क्या है? डेस्क पर बैठकर काम करने वालों का शासन, माने ऐसे लोगों का शासन जो डेस्क पर बैठकर काम करते हैं। तो ऐसे में जो नौकरशाही है या जिसे हम असैनिक सेवाएं भी कहते हैं, इसका अर्थ है सरकारी अधिकारियों का ऐसा वर्ग जो तकनीक के पक्ष से शिक्षित होते हैं और जो अपने कार्य में विशेषज्ञ तथा कुशल होते हैं, जिनका कार्य का स्थायी और राजनीति से स्वतंत्र होता है, जिन्हें सोपानिक रूप में संगठित किया जाता है। सोपानिक माने पद सोपान की व्यवस्था के अंतर्गत संगठित किया जाता है, जिन्हें कार्य के रूप में निश्चित वेतन और भत्ते मिलते हैं और जो निष्पक्ष रूप में राज्य या राज्य के लोगों की सेवा करने का कार्य निभाते हैं। यहाँ हमें ये बात ध्यान रखनी है कि न्यायाधीश, सैनिक और मंत्री ये नौकरशाही में शामिल नहीं हैं। यदि हम नौकरशाही का संकुचित अर्थ लेते हैं तो उसमें आ जाता है ये प्रशासकीय अधिकारी, IAS, IPS वगैरह ये सभी। लेकिन व्यापक अर्थ में नौकरशाही में उच्च अधिकारी से लेकर चपरासी तक सभी शामिल हैं। वो सारे उस नौकरशाही जो सिस्टम है उसका हिस्सा है, चाहे वो पियोन है, चाहे वो उस विभाग का उच्च अधिकारी है। अब हम जानेंगे नौकरशाही की विशेषताएं। फर्स्ट है इसमें पेशेवर अधिकारी कि जो नौकरशाही है इसकी सबसे बड़ी विशेषता ही ये है कि ये व्यावसायिक अधिकारियों का समूह है। जिस प्रकार सभी अपनी आजीविका चलाने के लिए अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं, तो उसी प्रकार शासन का संचालन करना इन प्रशासकीय अधिकारियों का व्यवसाय है, माने इनका पेशा है। इस उद्देश्य के लिए इन्हें आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसे आप सुनते भी हो कि IAS, IPS ये जो पद हैं इसके लिए पहले कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं और एग्ज़ाम्स जो क्लियर कर जाता है फिर उसका इंटरव्यू, और इंटरव्यू के बाद फिर इनको ट्रेनिंग पर भेजा जाता है। और इसी तरह से जैसे मैंने कहा कि इसमें उच्च अधिकारी से लेकर पियोन तक शामिल हैं, तो जो निम्न पद हैं उन पर भी स्थिति यही है कि जब पद पर उनकी नियुक्ति हो जाती है तो उनको पद से संबंधित क्या कार्य हैं ये प्रशिक्षण के माध्यम से बताए जाते हैं। तो ऐसे में ये पूरी तरह से शिक्षित होने के कारण अपने व्यावसायिक कार्यों को पूरी योग्यता सहित निभाते हैं और इन समस्त
व्यावसायिक अधिकारियों का उद्देश्य एक ही होता है और वह सरकार की नीतियों को लागू करना। जो संसदीय शासन प्रणाली है उसमें हम देखते हैं कि जो मंत्री हैं वो हर विभाग का जो मुखिया है वो कोई ना कोई राजनीतिक मुखिया होता है, मंत्री होता है किसी न किसी विभाग का मुखिया, चाहे वो शिक्षा मंत्री है, चाहे वो वित्त मंत्री हैं, चाहे वो रक्षा मंत्री हैं। लेकिन इन्हें हम व्यावसायिक मुखिया नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो मंत्री हैं ये अपनी राजनीतिक योग्यता के आधार पर उस विभाग के राजनीतिक मुखिया बने हैं, जो भी विभाग किसी मंत्री को सौंपा गया है। लेकिन उस विभाग से संबंधित जो जानकारियां हैं उनका ज्ञान इन मंत्रियों को नहीं होता। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये प्रशासकीय रूप से नौसिखिए होते हैं, और ये जो हर विभाग के जो आंकड़े हैं, तथ्य हैं और काम किस तरह से होना चाहिए, ये सारी जो जानकारी है इन प्रशासकीय अधिकारियों को ही होती हैं। तो इसलिए मंत्रियों को हम राजनीतिक मुखिया कहेंगे, व्यावसायिक मुखिया नहीं कहेंगे। व्यावसायिक मुखिया यही जो उच्चाधिकारी हैं इन्हें ही कहा जाएगा। सेकंड है पद सोपान पर आधारित संगठन। तो ऐसे में ये जो नौकरशाही है इसकी एक विशेषता ये है कि ये पूरी तरह से पद सोपान पर आधारित एक संगठन है। पद सोपान किसे कहेंगे? इसको साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक सीढ़ीदार व्यवस्था, जिसमें अगर हमें पहली सीढ़ी से आखिरी सीढ़ी तक जाना है तो हमें बीच वाली सारी सीढ़ियाँ पार करनी पड़ेंगी। इसी तरह से हमें ऊपर से नीचे आना है तो भी हम एकदम से छलांग लगाकर लास्ट वाली सीढ़ी पर नहीं आएंगे, हम एक एक करके हर सीढ़ी उतरेंगे। माने इसमें जो प्रशासकीय व्यवस्था है अलग अलग स्तरों के अधिकारी होते हैं और हर अधिकारी किसी एक उच्चाधिकारी के अधीन होता है और हर उच्चाधिकारी के अधीन केवल एक निम्न अधिकारी होता है। माने जो सबसे सर्वोच्च शिखर पर जो अधिकारी हैं विभाग में, उसको सबसे निम्न पद पर आसीन जो कर्मचारी है उसको आदेश देना है, तो वो डायरेक्ट आदेश नहीं देगा, उसका आदेश वो आदेश देगा अपने से निम्न अधिकारी को। जो सेकंड नंबर वाला अधिकारी है वो देगा अपने से निम्न अधिकारी को। इस तरह से थर्ड नंबर वाला फोर्थ को, फोर्थ वाला फिफ्थ को। तो ये जो सीढ़ीदार व्यवस्था है इसमें हर किसी का जो स्थान है वो निश्चित है और उस स्थान से संबंधित वह समस्त कार्यों को पूर्ण करता है। और ऐसा करना उन सब का वैधानिक कर्तव्य है, माने पद के अनुसार वो कार्य उनको करने के लिए दिए गए हैं। और ऐसे सोपानिक संगठन में हर जो निम्न स्तर का अधिकारी है वो अपने कार्य के विषय में अपने से उच्च स्तर के अधिकारी जिससे वो आदेश प्राप्त कर रहा है केवल उसी के प्रति ही उत्तरदायी होता है। माने जो फिफ्थ वाला है वो फोर्थ वाले के प्रति उत्तरदायी होगा, फोर्थ वाला थर्ड वाले के, थर्ड वाला सेकंड वाले के प्रति उत्तरदायी होगा और सेकंड वाला फर्स्ट वाले के, क्योंकि ये जिस अधिकारी के आदेश की पालना कर रहे हैं उसके प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। सभी सबके प्रति उत्तरदायी नहीं होते और सभी सबके आदेशों की पालना भी नहीं करते। थर्ड है इसमें नियुक्ति का आधार योग्यता। ये जो प्रशासकीय अधिकारी हैं इनकी नियुक्ति योग्यता के आधार पर करनी अनिवार्य होती है। योग्यता के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्ति ही निष्पक्ष रूप से और कुशलता सहित शासन प्रबंध को चलाने के योग्य होते हैं। ऐसे जो अधिकारी हैं इनकी नियुक्ति राजनीतिक आधार पर नहीं की जा सकती, क्योंकि राजनीति से निष्पक्ष रहना ही नौकरशाही की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। जो अधिकारियों का चुनाव है इसमें वो प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा योग्यता के आधार पर किया जाता है और फिर इस विधि द्वारा जो नियुक्त किए हुए व्यक्ति हैं उनका चुनाव जब योग्यता के आधार पर किया गया है तो राजनीति से उनका सीधा संबंध कोई भी नहीं होता। माने उनकी जो नियुक्ति है वो राजनीतिक आधार पर नहीं हुई होती, उनकी योग्यता के आधार पर हुई होती है। इसलिए राजनीति से निरपेक्ष तटस्थ रहना उनका पहला कर्तव्य होता है। फोर्थ है पदोन्नति के लिए अवसरों की व्यवस्था। जितने भी प्रशासकीय अधिकारी हैं इनको जीवन पर्यंत किसी एक पद पर आसीन नहीं रहना चाहिए। ऐसी अवस्था में
उसका जो कार्य करने का प्रोत्साहन है वो समाप्त हो जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि अलग अलग पदों पर नियुक्त किए हुए जो प्रशासकीय अधिकारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनको पदोन्नति के लिए उचित अवसर दिए जाएं। तो इसके लिए जो विभिन्न विभाग हैं वो विभाग के अंदर ही परीक्षाएं आयोजित करते हैं और पदोन्नति प्राप्त करने का आधार भी कई विभागों में व्यक्ति की योग्यता है और कई विभागों में वरिष्ठता माने सीनियोरिटी। माने कुछ विभाग तो ऐसे हैं जो विभागीय परीक्षाएं लेते हैं और फिर प्रमोट करते हैं, पदोन्नति देते हैं, और कुछ विभाग सीनियोरिटी वरिष्ठता के आधार पर भी जो पदोन्नति है वो दे देते हैं। नेक्स्ट है इसमें निष्पक्षता। जो प्रशासकीय अधिकारी हैं इनका काम होता है किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना सरकारी नीतियों को लागू करना। जो प्रशासकीय अधिकारियों का समूह है इसका राजनीति से मुक्त होना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि इसके बिना फिर इनमें निष्पक्षता की भावना नहीं आ सकती। चाहे किसी भी दल की सरकार हो, चाहे इनके जिस दल से ये संबंधित हैं व्यक्तिगत रूप से उसकी है, चाहे किसी दूसरे दल की है, व्यक्तिगत रूप से चाहे वो किसी राजनीतिक दल से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए, प्रत्यक्ष रूप से ये लोग नहीं जुड़े हुए होते, अप्रत्यक्ष रूप से चाहे किसी के प्रति कैसी भावना रखते हों, लेकिन जब अपने कर्तव्यों के पालन की बात आती है तो इन प्रशासकीय अधिकारियों को राजनीतिक रूप से निष्पक्ष होकर ही सरकार की नीतियों को लागू करना होता है। नेक्स्ट है इसमें अनामिकता माने गुमनामी। जो प्रशासकीय अधिकारी हैं जब ये प्रशासकीय कार्य करते हैं तो वो ऐसे कार्यों को अपने नाम पर नहीं बल्कि अपने विभाग के मुखिया के नाम पर करते हैं। जैसे शिक्षा नीति है, नहीं लागू हुई है तो शिक्षा मंत्री के नाम से होगी, ये नहीं आएगा उसमें कि किस प्रशासकीय अधिकारी ने ये सारा जो मसौदा है वो तैयार किया, किसने क्या सहायता की, उसका नाम कहीं भी नहीं आएगा। और कोई भी नीति जिस भी विभाग की है यदि वो अच्छी हुई तो प्रशंसा मंत्री की होगी और यदि बुरी हुई तो बुराई भी मंत्री को ही मिलेगी। जैसे आजकल हम देख रहे हैं कोरोना से संबंधित केंद्रीय सरकार द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा अनेक फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन ये फैसले सारे तथ्यों के आधार पर लिए जा रहे हैं। तो तथ्य इनको उपलब्ध कौन कराता है कि कहाँ जो कोरोना के मरीज ज़्यादा हैं, कहाँ जो लोग हैं वो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे, ये तथ्य सारे सरकारी कर्मचारी, प्रशासकीय अधिकारी इन मंत्रियों को उपलब्ध कराते हैं। और अगर इसमें से हम ठीक ठाक निकल गए कोरोना में से तो अच्छाई किसको मिलेगी? प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्रियों को। और यदि भगवान न करे कुछ बुरा हो गया तो फिर स्थिति इससे उलट भी हो सकती है। माने प्रशंसा मिलेगी तो वो भी मंत्री को मिलेगी, बुराई मिलेगी तो वो भी मंत्री को मिलेगी। इन प्रशासकीय अधिकारियों को ना प्रशंसा मिलेगी ना ही बुराई मिलेगी। तो क्योंकि इसके लिए क्या है कि जो जितनी भी प्रकार की जो नीतियां हैं उनका निर्माण मंत्रियों द्वारा किया जाता है। कौन सी नीति चाहिए विभाग के लिए, कौन सा परिवर्तन चाहिए, ये तो मंत्री ही तय करते हैं और उसमें सहायता देते हैं ये प्रशासकीय अधिकारी। तो इसलिए जो प्रशासकीय अधिकारी हैं वो नीतियों के प्रति उत्तरदायी नहीं होते और इसीलिए उनके कार्यों की व्यक्तिगत रूप में चर्चा भी नहीं होती, वे गुमनाम ही रहते हैं। नेक्स्ट है स्थायी कार्यकाल कि जो नौकरशाह हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, प्रशासकीय अधिकारी हैं, इनका स्थायी कार्यकाल होता है। स्थायी कार्यकाल का अर्थ क्या है कि अब चुनाव होते हैं, सरकार बदलती रहती है, सरकारें नई नई आती रहती हैं, जाती रहती हैं, इससे उनके कार्यकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि वो अपने पद पर स्थिर रहते हैं। वो अपने पद पर कब तक रहते हैं? जब तक कि वो रिटायरमेंट की एज तक नहीं पहुंचते। माने जो रिटायरमेंट की एज निश्चित की गई है उस तक पहुंचने पर ही वो सेवा मुक्त होते हैं। सरकार बदलने से उनके पद पर कोई या पद की अवधि पर किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं आता। तो जो असैनिक सेवाओं के स्थायी कार्यकाल है इसी कारण ही इनको स्थायी कार्यपालिका कहा जाता है। जैसे कि क्लास में भी आपको बहुत बार बताया जाता है कि जो कार्यपालिका है संसदीय शासन प्रणाली में दो तरह की होती हैं, एक अस्थायी कार्यपालिका और एक स्थायी कार्यपालिका। तो ये जो नौकरशाही है क्योंकि इनका कार्यकाल निश्चित होता है, स्थायी होता है, इसलिए इसको स्थायी
पालिका कहा जाता है। कोई भी सरकार आए, कोई भी सरकार जाए, लेकिन इनके कार्यकाल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट है वेतन और भत्ते। जो नौकरशाही के सदस्य हैं उनके कार्य के लिए उनको सरकारी कोष से निश्चित वेतन और भत्ते दिए जाते हैं और नियमानुसार उन्हें तरक्की भी, पदोन्नति भी दी जाती है और वेतन के साथ साथ अन्य भी अनेक प्रकार की सुविधाएं उनको दी जाती हैं। और ये जो प्रशासकीय अधिकारी या असैनिक अधिकारी हैं, जब ये रिटायर हो जाते हैं, सेवा मुक्त हो जाते हैं, तो उसके बाद इनको जीवन पर्यंत पेंशन भी मिलती है। तो ऐसे में विश्व के सभी देशों में नौकरशाही का अस्तित्व तो है, लेकिन नौकरशाही की विशेषताएं हर जगह एक समान नहीं हो सकती, क्योंकि हर देश की जो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां हैं उनको ही मद्देनज़र रखकर किसी देश की नौकरशाही की जो विशेषताएं हैं उनको जाना जा सकता है। धन्यवाद।